मित्रों, बीए भाग तृतीय की इस व्याख्यान माला में आपका स्वागत है। आज हम पीछे से जिस निबंध के बारे में चर्चा करते आए थे, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित दांत, उसी पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम देखेंगे कि इनका निबंध के जो तत्व तय किए गए हैं उनकी कसौटी पर कहाँ तक खरा उतरता है। तो यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो निबंध के तत्व तय करना बहुत मुश्किल काम है। फिर तय करोगे तो कौन से तत्वों का आधार लोगे। तो हम क्या करते हैं कि किसी एक जो तात्विक विवेचन है उसके आधार पर न लेकर के हमने जो पूर्व में 3 तरह के जो तत्वों का विभाजन पढ़ा था, उन तीनों प्रकार के तत्वों के विभाजन को हम अपने यहाँ लेते हैं। हमने किस तरह से विभाजन किया था? पहला किया था अंगों के आधार पर निबंधों के तत्व, वो हमने देखे थे। प्रस्तावना, उपपत्ति या विषय का प्रतिपादन, और तीसरा था उपसंहार। ये थे 3। फिर दूसरा जो हमने देखा था वो था व्यक्तित्व के आधार पर या अनुभूति के आधार पर निबंध के तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। उसमें भी हमने 3 तरह के तत्वों का अध्ययन किया था। 3 तरह के कौन से? भाव तत्व, बुद्धि तत्व और सौंदर्य तत्व। और फिर तीसरा हमने जो किया था वो क्या किया था? अभिव्यक्ति के आधार पर निबंधों के कितने तत्व हो सकते हैं, वो हमने देखे थे। और उनका भी जब वर्गीकरण किया था तो यह भी हमने देखा था कि 4 तरह का इसमें किया गया था। भाषा शैली तत्व, अलंकार तत्व, ध्वन्यात्मकता तत्व और औचित्य तत्व। तो इन तीनों प्रकार के भेदों को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इन तत्वों पर निबंध कहाँ तक खरा उतरता है, और यदि कोई तत्व इस निबंध पर लागू नहीं होता है तो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि हर तरह का वर्गीकरण इस पर लागू हो। तो हम सर्वप्रथम अंगों के आधार पर निबंध के जो तत्व तय किए गए हैं, क्या यह निबंध उन तत्वों पर खरा उतरता है? तो देखिए, पहला तो जो तत्व लिया था प्रस्तावना, अर्थात इस निबंध का प्रारंभ निबंधकार किस तरह से करता है। देखिए, लेखक ने यहाँ प्रारंभ में ही दांत और मुख के अन्य कुछ अंग जैसे अलक दे दी, भ्रू दे दी, इनकी छवि का भी वर्णन किया है। उनके साथ साथ दांतों की छवि का वर्णन किया है और शोभा में वृद्धि का कारक भी माना है। तो बहुत ही रुचिकर तरीके से आपने इसकी प्रस्तावना की है, इस निबंध का प्रस्तुतिकरण प्रारंभ किया है। हम कह सकते हैं कि प्रस्तुतिकरण में या प्रस्तावना में ये निबंध बिल्कुल सही है, जो छोटी भी है, बहुत बड़ी नहीं है, और तुरंत हमको अपने विषय की तरफ आकर्षित कर लेती है और निबंधकार भी तुरंत अपने उस विषय पर आ जाता है, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करता। दूसरा है उपपत्ति या विषय का प्रतिपादन। जब वो विषय की प्रस्तावना कर देता है तो उस विषय का फिर प्रतिपादन होता है कि वो विषय पर क्यों, किस तरह से जा सकता है, किस तरह से वो उस विषय को अपने सामने रखेगा। तो वो भी जब प्रस्तावना, जहाँ पर अपनी प्रस्तावना को प्रस्तुत करके निबंधकार आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वहीं इसमें उपपत्ति वाला जो हिस्सा है वो प्रारंभ हो जाता है और निबंधकार हमको बता देता है कि इसमें मैं किस विषय का प्रतिपादन कर रहा हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ, दांत के बारे में बता रहा हूँ, दांत के माध्यम से क्या बता सकते हैं। वो सारी बातें यहाँ निबंधकार स्पष्ट करने में पूरी तरह से सफल रहे हैं। किस तरह से? तो लेखक ने यहाँ दांत के बारे में भी 6-7 बिंदु बताए हैं। 7 क्या,
पूरे 9 बिंदु बताए हैं। उन 9 बिंदुओं के माध्यम से अलग अलग परिस्थितियां बताई है कि दांत कब कब किस तरह से कैसा कैसा प्रदर्शन करते हैं। जैसे दांत दंतावली का वर्णन किया जाता है तो मुखड़े की सुंदरता का वर्णन, श्रृंगार आ जाता है। दांत निकलना की बात होती है तो हंस जाते हैं, हंसी आती है, हास्य रस पैदा होता है। करुणा में दांत दिखते हैं, रौद्र में दांत दिखते हैं। ये सब रस जो है, वीर रस है, उसमें दांत अपना मायना रखते हैं। भयानक रस के लिए भी दांत मायना रखते हैं। विभत्स रस को भी प्रकट करना हो तो दांत का अलग रूप होता है। तो इस तरह से लेखक ने दांतों का जो महत्व है हमारे शारीरिक प्रदर्शन का, कि हम अपने भीतर भावों को दांतों के माध्यम से ही प्रकट कर सकते हैं, कि हम मुख से दांत किस तरह दिखाते हैं। दांत कटकटा रहे हैं, या दांतों से चबा रहे हैं, या दांत दिखा रहे हैं, या हंसते हुए दांत हमारे दिख रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियां हैं। या हम कोई मीट मांस खाते हुए दांतों को दिखा रहे हैं, या किसी चुड़ैल जो तथाकथित कहानियों में होती है, अपने तो नहीं मानते कि चुड़ैल वगैरह कुछ होती होगी, तो उसको दिखाते हैं तो बड़े बड़े दांत खून पीते हुए दिखाते हैं। तो वो विभत्स भी है, भय भी है, दोनों है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि निबंधकार अपने इस निबंध का जो उपपत्ति है या विषय जो प्रकाशन है या प्रतिपादन है वो करने में पूरी तरह से सफल रहा है। और फिर उपसंहार का जहाँ तक सवाल आता है वो होता है समापन पर। तो समापन पर दांतों की जो जो विशेषताएं होती है, दांतों की जो जो खासियत होती है, दांतों से जो जो चीज़ें दिखाई जा सकती है, यहाँ तक कि हाथी दांत का हवाला देते हुए कि हाथी के दांत खाने के ओर होते हैं और दिखाने के ओर होते हैं। तो कहते हैं कि मनुष्य को अपना कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि हाथी के दांत नहीं, हमारे दांत की मरने के बाद भी कुछ मिल जाए, हो जाए। तो ये है कि दांतों के कारण हमें लज्जित नहीं होना पड़े, तिनका दबाने वाली स्थिति नहीं आए। तो ये सारी बातें बताते हुए इस निबंध का यहाँ समापन करते हैं। तो हमने देखा कि अंगों के आधार पर यदि जो वर्गीकरण किए, तत्वों का वर्गीकरण है, जो तत्व निर्धारित किए गए हैं, उन तत्वों के आधार पर ये निबंध पूरी तरह से खरा उतरता है। कहीं भी ये निबंध कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। अब हम लेते हैं दूसरा, व्यक्तित्व के आधार पर। तो 3 इस तत्व हैं व्यक्तित्व के आधार पे: भाव तत्व, बुद्धि तत्व और सौंदर्य तत्व। वैसे देखा जाए तो तीनों ही सौंदर्य का अनुभव हमको यहाँ हो जाता है, तीनों ही तत्वों का अनुभव हमको यहाँ हो जाता है। भाव तत्व ये कि निबंध पढ़ते ही पाठक के मन में भाव उत्पन्न होने लग जाएं, भावों का उद्रेक। जिस तरह के भावों को लेखक हमारे सामने लाना चाहता है वो हमारे मन में उद्रेक हो जाएं, बढ़ जाएं, हमारा मन उन्हीं के साथ प्रवाहित होने लग जाए। तो आप देखिए, दांतों के माध्यम से भावों को, तरह तरह के भावों को प्रकट करने का जो तरीका निबंधकार बताते हैं। दांत खिसियाए, खुर घिसे, आपके दांत, हाथी के दांत तो हुए नहीं। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें निबंधकार ने हमको दी है, यहाँ बताई है, जो कि मनुष्य के जो भाव हैं प्रकट करती है और पढ़ने वाले पाठक को भी इसके माध्यम से भावों का उद्रेक होता है। तो भावनात्मक तत्व जो है वो इस निबंध में उपस्थित है। दूसरा है बुद्धि तत्व। निश्चित तौर पर बुद्धि तत्व भी इस निबंध में उपस्थित दिखाई देता है, क्योंकि निबंधकार ने जो उदाहरण दिए हैं और दांतों को विभिन्न स्थितियों में जिस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत किया है वह हम सबको सोचने को मजबूर कर देती है।
अर्थात दिमाग का जो बुद्धि तत्व है उसको भी प्रेरित कर देती है। और बुद्धि में उसके कारण जो रागात्मक तत्व जो होता है मन का, जो भाव पैदा होते हैं मन के, उनको वह हमारी बुद्धि जो है वो परिपुष्ट कर देती है इस निबंध में। जैसे हाथी के दांत वाली बात है, और हाथी के दांत की घटना बताते हुए निबंधकार कहते हैं कि हमको दुनिया में कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, परमार्थ करते रहना चाहिए, कि हमारे दांत हाथी के दांत नहीं है कि बाद में हमको कुछ मिलेगा, इसलिए परमार्थ करिए ताकि लोग आपको आगे याद करें या आपको इस जीवन में ही कुछ लोग प्रतिकार के रूप में दें। तो बुद्धि तत्व को भी यहाँ हमारे काफ़ी प्रेरणा मिलती है, और उस बुद्धि तत्व के माध्यम से भाव तत्व भी बहुत अच्छी तरह से निखर करके सामने आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि निबंधकार ने यहाँ बुद्धि तत्व का प्रयोग भी किया है। तीसरा आता है सौंदर्य तत्व। सौंदर्य तत्व में क्या होता है कि जो किसी कार्य के प्रति, किसी विषय वस्तु के प्रति निबंधकार अपने हृदय में जो चीज़ महसूस करता है, जो अनुभूत करता है, जो अनुभूति में करता है, उस अनुभूति की, उस कल्पना की प्रस्तुति वो एक सुंदर तरीके से हमारे सामने करता है, जिससे कि वो निबंध और अधिक रुचिकर हो जाए। भाषा का जो सौंदर्य है वो आ जाए, साहित्य शास्त्र का जो सौंदर्य है वो उसमें उपस्थित हो जाए, और वह निबंध सबको अपने भीतर ग्रहण करने योग्य लगने लग जाए। और हम जानते हैं कि निबंधकार की सौंदर्यानुभूति के कारण ही कोई भी निबंध सुंदर होता है। तो यहाँ हमको ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाती है कि निबंधकार ने जो महसूस किया और जिस तरह से उसमें अपने को सौंदर्य से उस अभिभूत पाया, उसी सौंदर्य को और अधिक अच्छा बना करके हमारे सामने प्रस्तुत किया, और हमको भी इस निबंध ने उस सौंदर्य से अभिभूत किया। तो सौंदर्य भी दो तरह का होता है, आंतरिक सौंदर्य और बाहरी सौंदर्य। तो बाहरी सौंदर्य का कला पक्ष से संबंध होता है, तो वो इसमें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भीतरी पक्ष में भाव ले लेते हैं तो भाव पक्ष भी हमारे सामने स्पष्ट है। तो हम जानते हैं, समझ गए हैं कि सौंदर्य तत्व भी इस निबंध में बहुत अच्छी तरह से उपस्थित है। तो हमने जो निबंधों के दो तरह से वर्गीकृत किए हुए जो तत्व हैं उन पर हमने चर्चा कर ली थी। अब एक वर्गीकरण हमने निबंध के तत्वों का और किया था, वो था अभिव्यक्ति के आधार पर। हम सब जानते हैं कि साहित्यकार या किसी भी साहित्यिक रचना के लिए अनुभूति आवश्यक होती है, लेकिन उस अनुभूति की आवश्यकता के साथ साथ वो अनुभूति दूसरे तक पहुंचे तो वो किस तरह से होगा? जब हम उस अनुभूति को अभिव्यक्त करके दूसरे तक ले जा सके। वो क्या होती है? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति नहीं है तो अनुभूति अपने भीतर लिए बैठा रहे। हर व्यक्ति की अनुभूतियाँ होती है, लेकिन हर व्यक्ति हमारे सामने लेखक बन के नहीं आता, और यहाँ तक कि अपने मन की बात भी कई लोग तो नहीं कह पाते। तो अभिव्यक्ति तत्व भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, ये चीज़ आपको ध्यान कर लेना है। तो यही संदर्भ हम ले सकते हैं कि भाव तत्व चाहे कितने ही सुंदर हो, कितने ही पुष्ट हो, कितने ही सुविन्यस्त हो, लेकिन वो तब तक ग्रहण करने योग्य नहीं होते जब तक कि उन भावों की अच्छी तरह से अभिव्यक्ति नहीं हो जाए। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन मैं तब तक मेरे ज्ञान का उपयोग नहीं मानता जब तक कि वो मेरी बात जो मैं अपने ज्ञान के रूप में भीतर रखता हूँ वो आप तक नहीं पहुँचा दूँ। ये आपके लिए जो ज्ञान पहुँचाया जाना चाहिए वो जब तक मैं आप तक नहीं पहुँचा पाता हूँ, मैं कभी विद्वान नहीं हो सकता। तो ये साहित्य पर भी लागू होती है कि यहाँ साहित्य में अभिव्यक्ति का भी उतना ही महत्व है जितना कि अनुभूति का होता है। इसलिए
अभिव्यक्ति को हम शरीर कह सकते हैं इसका। और अभिव्यक्ति भी कई तत्वों को मिलकर के बनती है। तो जब अभिव्यक्ति के वो तत्व हैं और अभिव्यक्ति निबंध का आवश्यक तत्व है, तो हम अभिव्यक्ति के जो तत्व होते हैं उन्हीं को निबंध का तत्व भी मान सकते हैं। अब यहाँ मैंने जो चर्चा की है उसको आप निबंधों के तत्वों के अंतर्गत भी लिख सकते हैं। वहाँ यदि कम समझ में आया हो पहले, तो अब यहाँ साथ में समझ लिया। और इसके साथ साथ इस निबंध में ये तत्व पाए जाते हैं क्या? भाषा शैली तत्व। इस निबंध की भाषा और शैली कैसी है? इस निबंध की भाषा सरल है, सरस है और परिनिश्चित हिंदी है। जहाँ आवश्यक हुआ वहाँ स्थानीय शब्दों का भी प्रयोग है, सामान्य शब्दों का प्रयोग भी है, लेकिन भाषा इस तरह से प्रस्तुत की गई है, इसमें प्रयोग में ली गई है इसमें, कि एक सामान्य सी बात, सामान्य सा तत्व दांत, उसको भी बेहद रुचिकर तरीके से यहाँ निबंधकार ने हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। और कहीं भी पढ़ते हुए हम ये नहीं महसूस करते कि इसको पढ़ना तो बेकार है, बल्कि ये सोचते हैं कि दांत जैसी चीज़ पे ऐसा लिख दिया। हमने तो आज तक कभी सोचा ही नहीं था ऐसा कि दांत इन चीज़ों को करते हैं। हमने तो यही सोचा था खाते हैं, चबाते हैं, मुंह के अंदर ले जाते हैं जीभ के माध्यम से। लेकिन निबंधकार ने कितनी बातें सोची। तो ये भाषा शैली के, और शैली किस तरह की शैली? सरस शैली का प्रयोग किया है, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है, और बहुत अधिक विवरणात्मक नहीं है। हाँ, विवेचनात्मक शैली यहाँ कहीं कहीं हमारे आ जाती है, क्योंकि जब दांतव्य का महत्व स्थापित कर रहे हैं तो विवेचन भी करते हैं उदाहरणों के माध्यम से। तो विवेचनात्मक शैली का प्रयोग भी यहाँ किया गया है। दूसरा जो अभिव्यक्ति का तत्व है, निबंध का तत्व भी मानते हैं उसको, अलंकार तत्व। यहाँ पूरा मुहावरा तो कहीं इन्होंने प्रकट नहीं किया, लेकिन बीच बीच में मुहावरों के आधे अधूरे रूप या लोकोक्तियों के आधे अधूरे रूप हमारे सामने, जैसे हाथी दांत, हाथी के दांत तो हुए नहीं हमारे दांत, और अभी नेपाल रोटी बेटी के संबंध के बारे में है, तो ये भी यहाँ इसी में जो है पोपला सा मुँह निकल आना, ये सब मुहावरा नहीं तो मुहावरेदार भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। जहाँ जहाँ आवश्यकता हुई, जहाँ जहाँ अपनी बात को रोचक बनाने के लिए मुहावरों या लोकोक्ति की ज़रूरत पड़ी, वहाँ इन्होंने प्रयोग किया है। और उस प्रयोग का ही परिणाम है कि इनकी जो भाषा है वो प्रवाहमयी हो गई है और हमारे लिए अच्छी हो गई। बात आई अलंकार की, क्या अलंकार इसमें उपलब्ध है? कहीं कहीं आवश्यकता होने पर इसमें अलंकारों का प्रयोग भी लेखक ने किया है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको देखिएगा कहीं ना कहीं मिल जाएगा, किसी की तुलना मिल जाएगी तो यहाँ उपमा अलंकार भी आपको मिल जाएगा, यहाँ आपको एक आध जगह प्रतीप अलंकार भी मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको अनुप्रास तो आपको काफ़ी जगह मिल जाएगा। तो इस तरह से, हालांकि गद्य में अलंकारों का उतना अधिक महत्व होता नहीं है, लेकिन लेखक ने उसका भी प्रयोग किया है। ध्वन्यात्मकता होती है संवेगात्मकता या व्यंग्यात्मकता, और इसमें लाक्षणिकता का होना जरूरी है और व्यंजना का होना जरूरी है। तो आप देखेंगे कि इस निबंध में संवेग कोई बहुत अधिक तो नहीं है, क्योंकि दांत की बात हो रही है, लेकिन फिर भी क्रोध आने पर, किसी चीज़ पे गुस्सा आने पर, या भय पैदा होने पर, या दांतों के बेकार हड्डी के रूप में परिवर्तित होने पर, जिस तरह से हमारे मन के भीतर के भाव उभर कर के आए हैं
और जो व्यंग्य आपने विभिन्न परिस्थितियों में किया है, चाहे वो गणेश जी के माध्यम से हो, चाहे वो श्री कृष्ण के माध्यम से हो, चाहे वो हाथी दांत के माध्यम से हो, या चाहे वो किसी सुंदरी के सौंदर्य के माध्यम से हो, निबंधकार ने यहाँ ध्वन्यात्मकता का प्रयोग भी कम किया है, लेकिन किया जरूर। औचित्य जो चौथा है वो है औचित्य तत्व। ये हम सब जानते हैं कि बिना औचित्य के कभी कोई चीज़, कोई बात नहीं लिखी जा सकती। लिखी जाएगी तो उसको कोई भी पढ़ेगा नहीं, कोई भी जानेगा नहीं। और जब भाषा विज्ञान या भाषा काव्य शास्त्र के आधार पर जब विवेचना के लिए लोग इकट्ठे होंगे तो उसको तुरंत ही उड़ा दिया जाएगा, विवेचना में लिया ही नहीं जाएगा। लेकिन हम उस विवेचना की बात न करके एक सामान्य पाठक की दृष्टि से बात करें तो किसी भी वस्तु का सौंदर्य, किसी भी विषय का सौंदर्य तभी नजर आएगा जब उसमें औचित्य होगा। दांत का वर्णन कर रहे हैं तो मुख में है, वहाँ तक उनका औचित्य है, लेखक स्पष्ट कर रहे हैं। और यदि मुंह से बाहर आ गए, हंसते समय बाहर आए हैं तो बहुत और औचित्य और भी बढ़ जाता है। लेकिन टूट के बाहर आ गए, बिखर कर के बाहर आ गए किसी कारण से, तो उन दांतों का कोई औचित्य नहीं रह जाता, दांतों का कोई महत्व नहीं रह जाता। देखिए यहाँ औचित्य तत्व की स्थापना निबंधकार द्वारा की गई है। तो आप ये कह सकते हैं, इस तरह और भी कई घटनाएं हैं, तो आप औचित्य मूलक की उपस्थिति को यहाँ बता सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ औचित्य तत्व जो है वो विद्यमान है। अब है कि औचित्य भी कई तरह का होता है, उन पे हम चर्चा पे नहीं जाएंगे। कल्पना मूलक है, भाव मूलक है, शब्द मूलक है, अलंकार मूलक है। तो इनमें इन सभी तरह के औचित्यों का प्रयोग लेखक द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमने अब तक जितने निबंध के तत्व या भेदों के आधार पर जो तत्व पढ़े हैं, उन पर देखें तो ये निबंध अधिकांश तत्वों पर खरा उतरता है। और जहाँ तक आकार का सवाल है, इनसे अलग हटके, लेकिन निबंध के जो एक उपयोगिता का सवाल है, हम कहते हैं कि ये निबंध आकार में छोटा है, इसलिए समय निकाल करके हर व्यक्ति इसको पढ़ भी सकता है। तो इसी के साथ मैं आज की इस बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जो प्रश्न बनता है कि निबंध के तत्वों के आधार पर इस निबंध की विवेचना कीजिए, आप इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।